Hello students, myself Vandana Dave from Civil Department. Welcome to our lecture of Building Services. So today we will continue with your unit number 1 is Introduction of Building Services. So here is your today's topic. First one is Functional Requirements of Ventilation System and second one is Types of Ventilation. सो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने व्हाट इज वेंटिलेशन वो देखा था और उसके बाद हमने देखा था नेसेसिटी ऑफ वेंटिलेशन, यानी कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, क्यों हम वेंटिलेशन हमारे घर पे रखते हैं, तो वो रिक्वायरमेंट्स क्या रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करने के लिए हम वेंटिलेशन का यूज़ करते, वो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर देखा था। तो अभी हम सबसे पहले देखेंगे आज के लेक्चर में फंक्शनल requirements of ventilation system. Functional requirements of ventilation system. क्या क्या फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स रहेंगे अगर हमें वेंटिलेशन सिस्टम हमारे घर पे या फिर रेजिडेंशियल एरिया में लगाया, इसके लिए क्या क्या फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स रहेंगे, तो उसके कुछ टॉपिक्स है, तो हम टॉपिक्स का डिस्कशन करेंगे, उसके बाद इसको डिफाइन करेंगे। तो फर्स्ट वन इसके अंदर है एयर चेंजेस, सेकेंड वन है ह्यूमिडिटी, थर्ड वन इज क्वालिटी ऑफ एयर एंड फोर्थ वन इज टेम्परेचर। यानी कि 4 फंक्शंस की रिक्वायरमेंट रहेगी अगर हमने कोई भी वेंटिलेशन सिस्टम हमने लगाया है तो इसके लिए। तो इसके अंदर हम फर्स्ट वर्ड लिखेंगे यहाँ पे एयर चेंजेस, सेकेंड वन इज ह्यूमिडिटी, थर्ड वन इज क्वालिटी ऑफ एयर and fourth one is temperature. Quality of air and fourth one is temperature. क्लियर? तो अभी हम थर्ड पैटर्न ये आपको मेन याद रखना है। अगर आपका कोई 2 मार्क्स का क्वेश्चन है जीपीयू के अंदर कि फंक्शनल रिक्वायर्ड राइट डाउन द फंक्शनल ऑफ वेंटिलेशन सिस्टम्स, तो कौन कौन से फंक्शन है, तो एयर चेंजेस है, ह्यूमिडिटी है, क्वालिटी ऑफ एयर है और टेम्परेचर है। अभी इसको डिफाइन करने के लिए बोले आपको 4 या फिर 5 मार्क्स में, तो आपको ये डिफाइन करना है। तो अभी हम टर्म बाय टर्म सभी को डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके अंदर देखेंगे एयर चेंजेस। तो एयर चेंजेस, तो व्हाट इज द एयर चेंजेस? तो एयर चेंजेस अगर हम देखें तो एयर का जो चेंजेस होता है वेंटिलेशन की वजह से वो आपका हो जाएगा एयर चेंजेस। क्लियर? तो एयर चेंजेस क्या है, तो उसकी डेफिनेशन है, तो यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखी है। तो एयर चेंजेस क्या है, तो एयर चेंजेस इज द वॉल्यूम ऑफ आउटसाइड एयर अलाउड इन द रूम पर आवर कंपेयर्ड टू द वॉल्यूम ऑफ द रूम एरिया, वॉल्यूम ऑफ द रूम। क्लियर? यानी कि अगर हमारा कोई रूम है उसका अगर हमें एयर चेंजेस मेजर करना है तो कैसे करेंगे कि अगर यहाँ पे कोई वेंटिलेशन दिया हुआ है, कोई आपका नेचुरल वेंटिलेशन दिया हुआ है, क्लियर, तो आउटसाइड से कितनी जो एयर है पर आवर इनसाइड आती है और कंपेयर टू हिज वॉल्यूम ऑफ द रूम, यानी कि वॉल्यूम ऑफ द रूम की कंपैरिजन में कितनी और अगर वॉल्यूम ऑफ द एयर बाहर से अंदर आती है तो वो आपका हो जाएगा एयर चेंजेस। यानी कि इज द वॉल्यूम ऑफ द आउटसाइड एयर अलाउड इन द रूम पर आवर, यानी कि पर आवर आउटसाइड से कितनी जो भी एयर है, फ्रेश एयर कितनी अंदर आती है पर कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द रूम, कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द रूम, तो ये आपका हो जाएगा एयर चेंजेस। क्लियर? एयर चेंजेस के लिए 2 टाइप के आपके वेंटिलेशन रहेंगे। अगर आपका कोई रूम है इसके अंदर अगर आपका विंडो या कोई
ओपनिंग दिया हुआ है तो वो आपका हो जाएगा, अगर यहाँ पे क्रॉस ओपनिंग दिया है, ये आपका क्रॉस ओपनिंग, ये आपका हो जाएगा नेचुरल वेंटिलेशन। क्लियर। और अगर आपका कोई यहाँ पर फैन दिया हुआ है, क्लियर, तो ये आपका हो गया मैकेनिकल वेंटिलेशन, या फिर इसको हम आर्टिफिशियल वेंटिलेशन भी बोल सकते हो। क्लियर। तो अगर आपका कोई ओपनिंग दिया हुआ है, क्रॉस ओपनिंग या फिर विंडो या फिर कोई ऐसी स्पेस दी हुई है जहां से एयर चेंजेस हो सकता है, तो वो आपका नेचुरल वेंटिलेशन हो जाएगा। और अगर आपका कोई मैकेनिकल आपका फैन या कुछ ऐसा मैकेनिज्म वाला वेंटिलेशन दिया हुआ है तो वो आपका मैकेनिकल वेंटिलेशन या फिर आर्टिफिशियल वेंटिलेशन हो जाएगा। क्लियर। तो ये आपका नेचुरल वेंटिलेशन और आर्टिफिशियल वेंटिलेशन फॉर द एयर चेंजेस। अभी आपका जो एनबीसी है, नेशनल बिल्डिंग कोड 2005 के अकॉर्डिंग हमें एयर चेंजेस पर आवर कुछ रूम या फिर हॉल के दिए हुए हैं। ऐसे कई सारे हैं लेकिन मैंने आपको कुछ ही मेंशन किए हैं। अगर आपका बाथरूम है तो वहाँ पे आपका एयर चेंजेस कितना होना चाहिए, 6 to 10 होना चाहिए। अगर बेडरूम है वहाँ पे आपका 2 to 4 एयर चेंजेस पर आवर होना चाहिए। अगर किचन है तो वहाँ पे मिनिमम आपका 3 एयर चेंजेस होना चाहिए पर आवर। और अगर आपका असेंबली हॉल है, असेंबली हॉल यानी कि कोई आपका टाउन हॉल टाइप है तो वहाँ पे आपको 4 to 8 एयर चेंजेस पर आवर होना चाहिए। अभी आपका जो एयर चेंजेस है वो मिनिमम कितना होना चाहिए, तो आपका जो मिनिमम एयर चेंजेस है वो ऑलवेज आपका 1 पर आवर होना चाहिए और जो मैक्सिमम एयर चेंजेस है वो आपका 60 पर आवर होना चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपका जो एयर चेंजेस है वो लेस देन 1 पर आवर हो जाए तो आपको ऐसा बोल सकते हैं कि देयर विल बी नो वेंटिलेशन। क्लियर। और अगर आपको मोर देन 60 पर आवर हो जाए एयर चेंजेस तो हम बोल सकते हैं कि इस वजह से हुआ होगा कि अगर हाई वेलोसिटी ऑफ एयर है यानी कि एयर का जो फ्रीक्वेंसी है वो हाई है तो इसकी वजह से आपका हो सकता है। तो एयर चेंजेस आपका ऑलवेज मिनिमम एयर चेंजेस आपका 1 पर आवर होना चाहिए और आपका मैक्सिमम है वो आपका 60 पर आवर होना चाहिए। क्लियर। अगर आपका एयर चेंजेस लेस देन 1 पर आवर है, कोई रूम है वहां पे आपका जो एयर चेंजेस है वो आपका 1 पर आवर से कम है यानी कि लेस देन 1 पर आवर है, तो आप बोल सकते हैं कि देयर विल बी नो वेंटिलेशन। क्लियर। और अगर आपका जो मैक्सिमम जो वैल्यू है उससे भी ज्यादा एयर चेंजेस है, अगर हम कोई रूम है जिसका एयर चेंजेस मेजर करें तो वो 60 से भी ज्यादा है यानी कि मोर देन 60 पर आवर है, तो हम बोल सकते हैं वो किसकी वजह से हुआ होगा, तो हाई वेलोसिटी ऑफ एयर। यानी कि कई बार कैसा होता है कि बहुत ज्यादा वेलोसिटी हाई वेलोसिटी हो जाती है एयर की, तभी ऐसा होता है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट फंक्शनल रिक्वायरमेंट ऑफ वेंटिलेशन सिस्टम, इट इज एयर चेंजेस। तो एयर चेंजेस आपका क्लियर हो गया होगा। व्हाट इज द एयर चेंजेस, तो इज द वॉल्यूम ऑफ आउटसाइड एयर अलाउ इन द रूम पर आवर कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द रूम एरिया। क्लियर। एज पर हमें एनबीसी यानी कि नेशनल बिल्डिंग कोड एयर चेंजेस पर आवर कुछ रूम या फिर हॉल के दिए हुए हैं, तो यहाँ पे मैंने कुछ ही मेंशन किए हैं। तो जैसे कि बाथरूम का है आपका 6 to 10, बेडरूम है तो 2 to 4, किचन है तो मिनिमम 3 होना चाहिए और असेंबली हॉल है तो 4 to 8। क्लियर। और यहाँ पे आपका नेचुरल वेंटिलेशन जो आपका ओपनिंग है या फिर कुछ विंडो है तो आपका नेचुरल वेंटिलेशन हो जाएगा। और अगर आपका जो फैन है, एसी है, तो वो आपका मैकेनिकल या फिर आर्टिफिशियल वेंटिलेशन हो जाएगा। तो मिनिमम एयर चेंजेस कितना होना चाहिए, तो मिनिमम आपका 1 पर आवर होना चाहिए और मैक्सिमम जो एयर चेंजेस है वो आपका 60 पर आवर होना चाहिए। क्लियर।
और अगर हम एयर चेंजेस की बात करें तो 1 पर आवर से लेस देन है आपका एयर चेंजेस, तो हम बोल सकते हैं कि देयर विल बी नो वेंटिलेशन, तो वहाँ पे वेंटिलेशन नहीं है, ऐसा ही हम बोल सकते हैं। अगर मैक्सिमम जो है आपकी वैल्यू उससे भी ज़्यादा है, यानी कि एयर चेंजेस 60 पर आवर से भी मोर देन 60 पर आवर है, तो हम बोल सकते हैं कि वहाँ पे आपका हाई वेलोसिटी ऑफ एयर होगा, तभी आपका एयर चेंजेस 60 पर आवर से ज़्यादा हो जाएगा। तो अभी हम आपका नेक्स्ट देखेंगे ह्यूमिडिटी। तो यहाँ पे आपका ह्यूमिडिटी को अगर हम बोले तो इसको हम बोलेंगे भीज की मात्रा। तो व्हाट इज द ह्यूमिडिटी, सबसे पहले हम देखेंगे। तो इट इज द रेशियो ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर टू द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इफ द एयर इज सैचुरेटेड एट द सेम टेम्परेचर, यानी कि जो आपका प्रेजेंट एयर में जो आपका वाटर वेपर है, क्लियर, और कंपैरिजन करें अगर हम सैचुरेटेड एयर के अंदर जो आपका वाटर वेपर है उस दोनों का अगर हम रेशियो ले तो वो आपका ह्यूमिडिटी होगा। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी होगी, अगर सैचुरेटेड एयर है तो आपकी 100%, और अगर आपका टेम्परेचर 21% अराउंड है तो आपका जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होगी वो 30 to 70% होगी। यहाँ पे है आपका ह्यूमिडिटी। अगर हमें कोई बात करें कोई रूम की, पर्टिकुलर कोई रूम की, तो वहाँ पे इट इज द रेशियो ऑफ द अमाउंट ऑफ द वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर, यानी कि जो अभी आपका जो प्रेजेंट एयर है उसके अंदर जो वाटर वेपर है तो द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर इज सैचुरेटेड, और सैचुरेटेड एयर के अंदर जो वाटर वेपर है अगर इस दोनों का हम रेशियो ले एट द सेम टेम्परेचर तो वो आपका हो जाएगा ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी दैट मीन्स कि आपका भीज की मात्रा कितनी है आपका एयर के अंदर, वो मेजर करने के लिए आपका ह्यूमिडिटी एक फंक्शन रहेगा वेंटिलेशन सिस्टम के अंदर। वहाँ पर आपका जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है ऑफ सैचुरेटेड एयर आपका 100% रहेगा, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी है अगर आपका टेम्परेचर 21 सेल्सियस है तो वहाँ पर आपका 30 to 70% ह्यूमिडिटी होगा। क्लियर, ये आपका है ह्यूमिडिटी। तो हमने एयर चेंजेस देखा, ह्यूमिडिटी देखा, अभी हम देखेंगे क्वालिटी ऑफ एयर। क्वालिटी ऑफ एयर यानी कि एयर कैसी होनी चाहिए, तो वो आपका क्वालिटी ऑफ एयर रहेगा। तो नंबर 3 हम देखेंगे। नंबर 3 क्वालिटी ऑफ एयर। क्लियर, क्या क्या क्वालिटी होगी एयर की, वो आपका नंबर 3 है। तो यहाँ पे आपका है क्वालिटी ऑफ एयर, यानी कि किस तरह की क्वालिटी की एयर आपकी रेजिडेंशियल बिल्डिंग के अंदर आनी चाहिए, किस तरह की नहीं आनी चाहिए, दैट इज द क्वालिटी ऑफ एयर। तो फर्स्ट वन इसके अंदर है क्वालिटी ऑफ एयर के अंदर द वेंटिलेटिंग एयर शुड बी फ्री फ्रॉम द इम्प्योरिटीज ऑर्गेनिक मैटर्स एंड इनऑर्गेनिक डस्ट, यानी कि अब हमारे पास अगर कोई ऐसा कोई रूम है, क्लियर, यहाँ पे अगर आपका वेंटिलेशन है, आपका अगर नेचुरल वेंटिलेशन है यहाँ पे, क्लियर, तो यहाँ से जो आपकी एयर आ रही है वो एयर कैसी होनी चाहिए, तो फ्री फ्रॉम, यानी कि इम्प्योरिटीज नहीं होनी चाहिए इसके अंदर, ऑर्गेनिक मैटर्स नहीं होने चाहिए, जो डस्ट है वो नहीं होनी चाहिए, यानी कि बहुत ही अच्छी क्लीन एंड फ्रेश एयर आपकी इनसाइड आनी चाहिए। आउटसाइड से गंदी वाली जो भी डस्ट या फिर ऑर्गेनिक मैटर वाली जो आपकी एयर है वो अंदर आनी चाहिए नहीं। क्लियर, ये आपका फर्स्ट पॉइंट रहेगा। सेकंड पॉइंट है ऑल्सो बी फ्री फ्रॉम गैसेस, यानी जो आपकी हार्मफुल गैसेस है जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, ऐसे गैसेस की इनसाइड नहीं
डाइऑक्साइड। और जो वेंटिलेटिंग जो एयर है शुड नॉट बी कम फ्रॉम, तो कहाँ से नहीं आनी चाहिए, तो चिमनीज है, किचन है और यूरिनल एरिया है, वहां से आपका जो क्वालिटी ऑफ एयर यानी कि जो अच्छी एयर है वो नहीं आएगी, तो वहां से आपकी एयर नहीं आनी चाहिए। क्लियर? तो ये आपका हो गया क्वालिटी ऑफ एयर। इसके अंदर अगर हम देखें तो आपका जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग है वहां पे जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो कंटेंट है वो आपका शुड नॉट बी एक्सीड 0.06%, वो आपको एक याद रखना है। क्लियर? तो ये हो गया आपका क्वालिटी ऑफ एयर। तो अभी हम देखेंगे टेम्परेचर, तो क्या टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए इसके अंदर, वो अभी हम देखेंगे। ये आपका हो गया, अभी हम टेम्परेचर देखेंगे, लास्ट वाला आपका 4.1। तो फोर्थ फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स है टेम्परेचर। तो क्या टेम्परेचर मेंटेन होनी चाहिए अगर वेंटिलेशन सिस्टम प्रोवाइड किया है तो वो अभी हम देखेंगे आपका लास्ट टॉपिक। तो यहाँ पे हमने लिखा है टेम्परेचर। टेम्परेचर आपको पता ही होगा कि वो क्या टेम्परेचर होना चाहिए। तो कोई भी ह्यूमन बॉडी है उसके लिए टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर समर की सीजन है तो वो ऐसा एज्यूम करेगा कि जो टेम्परेचर रहेगा उसका रेजिडेंशियल रूम का, इट विल बी वार्म, इट विल बी कूल। और अगर विंटर की सीजन है तो इट विल बी वार्म। सो ये आपका एक ह्यूमन बॉडी का एक नेचर रहता है कि अगर आपका कोई समर का सीजन है तो वहां पे आपका जो एयर है यानी टेम्परेचर है वो कैसा होना चाहिए, कूल। और अगर विंटर का सीजन है तो वहां पे जो आपका टेम्परेचर है वो आपका वार्म यानी कि गर्म होना चाहिए। क्लियर? तो यहाँ पे हमने टेम्परेचर लिखा है, तो टेम्परेचर इज डिफरेंट बिटवीन द आउटसाइड एंड इनसाइड एयर, नॉट बिटवीन 8 सेल्सियस। यानी कि अगर आपका कोई रेजिडेंशियल जो रूम है जहाँ पे आपका टेम्परेचर अगर हम मेजर करें तो आउटसाइड का टेम्परेचर और इनसाइड का टेम्परेचर का जो डिफरेंस है वो आपका 8 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आपका एक वर्ड यूज हो रहा है टेम्परेचर के अंदर, इफेक्टिव टेम्परेचर। इट इज द टेम्परेचर ऑफ एयर एट विच अ पर्सन विल एक्सपीरियंस सेंसेशन ऑफ सेम डिग्री ऑफ कोल्ड और वार्म एज इन क्वाइट एयर फुल्ली सैचुरेटेड। यानी कि कोई भी ह्यूमन बॉडी है उसका कि वहां पे कोई भी पर्सन है वो एक्सपीरियंस कर सके कि वहां पे वो दोनों साइड की एयर हो सके। अगर कोई आपका वेदर जिस तरह से वहां पे कोल्ड एयर की रिक्वायरमेंट कोल्ड हो सके और अगर आपका वार्म एयर की रिक्वायरमेंट है तो वार्म हो सके, तो वो आपका हो गया इफेक्टिव टेम्परेचर। तो ऐसी रिक्वायरमेंट रहेगी ह्यूमन बॉडी की। अगर विंटर में हम देखें तो इफेक्टिव टेम्परेचर आपका 20 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए और समर के अंदर आपका 22 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। ये आपका है फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ वेंटिलेशन सिस्टम, जिसके अंदर हमने एयर चेंजेस देखा, ह्यूमिडिटी देखी, क्वालिटी ऑफ एयर और लास्ट में टेम्परेचर देखा। क्लियर? सो अभी आपका जो प्रीवियस टॉपिक था उसके अंदर फंक्शनल रिक्वायरमेंट ऑफ वेंटिलेशन सिस्टम कंप्लीट हुआ, लेकिन जो आपका टाइप्स ऑफ वेंटिलेशन है वो भी आपका नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। क्लियर? सो टू बी कंटिन्यू द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू फॉर द वॉचिंग एवरीवन।